अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं एड्रेस करूँगी आर्टिकल राइटिंग को कि आर्टिकल होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखते हो, किस तरह से लिखते हो, या उसको लिखने से पहले आपने जो रिसर्च करनी है, जो आपने मटेरियल कलेक्ट करना है, वो किस तरीके से करना है, और व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। और क्योंकि ये मेरे ही कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में सब मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं उन रूल्स और रेगुलेशंस को, उन टॉपिक्स को, उन थीम्स की ही एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ये देखना है कि आर्टिकल होता क्या है, और वो जो बाकी पीसेस ऑफ राइटिंग्स हैं जैसे कि एसेज और रिपोर्ट्स या स्टोरीज़, उनसे डिफरेंट कैसे है। तो आर्टिकल क्या होता है कि उसमें जो भी आपके पास टॉपिक है, दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। कोई बीमारी है, कोई इशू है, कोई डिज़ास्टर है, कोई लीगल रूलिंग है, लॉ है, कुछ भी है, आप उस पर आर्टिकल लिख सकते हो। क्या होगा कि आप उसे अलिफ से लेकर ये तक फिर एक्सप्लेन करोगे अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो। अगर ब्रॉडर वे में लिख रहे हो, जनरली लिख रहे हो, तो पूरा एक ओवरव्यू उसका लिख लोगे। अगर उस टॉपिक के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे लिख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एस्पेक्ट को आप एक्सप्लेन करोगे हेड टू टो, डेफिनेशन टू एंड, कॉन्सिक्वेंसेज अगर उस चीज़ के सॉल्यूशंस हैं, इस हद तक आपने उसको लेकर जाना है, ठीक है। और आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें अपने जो जनरल फैक्ट्स हैं वो डालोगे, लॉजिकल रीजनिंग दोगे, एग्जांपल्स दोगे। लीगल आर्टिकल लिख रहे हो तो केस लॉज लिख सकते हो आप उसमें। और सबसे मेन चीज़ क्या, आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हो, व्हाट यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स, व्हाट यू हैव एज अ क्रिटिसिज्म उससे उससे रिलेटेड चीज़ों पे, या उस पर जितना काम पहले हो चुके हैं। जबकि एसेज या रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उसमें आपने स्टिक रहना होता है उन जनरल फैक्ट्स पर जो कि उस टॉपिक के मुतालिक ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने किसी बीमारी पे ऐसे लिखा है, तो आप ऐसे में फिर वो सारी चीज़ें लिखोगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अगर आपने उस बीमारी पर रिपोर्ट बनाई है, तो रिपोर्ट में भी आप फैक्ट्स लिखोगे, आप एक उसको प्रोफेशनल टोन में रख कर लिखोगे। आर्टिकल भी आप प्रोफेशनल लिखते हो, लेकिन उसमें ये है कि आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो, आप आर्ग्यूमेंट्स अपने प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो आर्टिकल को बाकी पीसेस ऑफ राइटिंग से डिफरेंट बनाती है, और इस तरह के जो पीस ऑफ राइटिंग है उसको हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप जो आर्टिकल राइटिंग में है वो है डिसाइडिंग द टॉपिक, चूजिंग द टॉपिक। अगर तो आप जनरली खुद से ही कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपके जहन में ये चीज़ होगी कि आप किस चीज़ पे लिखना चाहते हो, और आप उस हिसाब से अपना टॉपिक चूज़ कर लोगे। अगर आप किसी कंपटीशन में हो और वहाँ पर भी आपके पास चॉइस आ गई है कि आपको 3-4 टॉपिक्स उन्होंने दे दिए और उन्होंने कहा कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी का एक टॉपिक जो है वो लिख सकते हो इस पर, तो आप उस वक़्त उसको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से बैठकर देखोगे कि एक्चुअली उन चारों टॉपिक्स की कॉल ऑफ क्वेश्चन, कॉल ऑफ टॉपिक है क्या, और इनमें से ऐसा कौन सा है जो मेरे माइंडसेट के साथ, जो मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ मैच करता है, या जिस पे ऑलरेडी मुझे कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है, जिसके बारे में मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इस तरह का इवेंट होता है और वो आपको खुद 4-5 चीज़ों में से चॉइस देते हैं, तो वो 4-5 चीज़ें उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसमें से बजाय इसके कि आप ये देखो कि ए से ज़्यादा बी मुझे आता है, लेकिन ए जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव या करंट सिचुएशन के साथ ज़्यादा वो लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं बी की बजाय ए को चूज़ कर लेता हूँ, तो आप गलत करते हो। अगर आपको बी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बी के साथ आप ज़्यादा लिंक फील कर रहे हो, बी के ऊपर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, आपको ऑलरेडी उसके बारे में पता है, तो आप बी को ही चूज़ करो। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ए बी सी डी आपके पास रखे हैं, उनके लिए वो चारों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आपके पास 3 ही टॉपिक्स होंगे जो कि मैंने उस दिन पोस्टर में लिखे हुए थे, वो टॉपिक की थीम्स हैं। टॉपिक्स हरगिज़ नहीं है, टॉपिक्स बहुत अच्छे और मज़े के हैं, और उनमें से आपने कोई एक चूज़ करना है जो कि आपके दिमाग के साथ आपको लिंक होता नज़र आ रहा है, आपकी चॉइस का, आपकी दिलचस्पी का आपको लग रहा है, ठीक है। तो टॉपिक चूज़ करना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स में बच्चे मार खा जाते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो चारों पाँचों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्होंने आपको दी हुई होती हैं। तो ये जो चीज़ है आपने ध्यान से चूज़ करनी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने समझना ये है कि उस आर्टिकल का मकसद क्या है,
अगर तो वो एक क्वेश्चन की शक्ल में है तो व्हाट इज़ द कॉल ऑफ द क्वेश्चन, अगर एक स्टेटमेंट की शक्ल में है तो वो स्टेटमेंट आपसे क्या पूछ रही है, वो स्टेटमेंट आपने किस तरीके से आगे जाके जस्टिफाई करनी है, कौन सा ऐसा मेन इशू है उस क्वेश्चन में जो कि आपने एड्रेस करना है, तो ही आप उस आर्टिकल की मांग को पूरा कर सकेंगे। आई डोंट नो यहाँ पर क्या सूटेबल वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। यानी आपको समझना पड़ेगा कि वो आर्टिकल का टॉपिक आपसे पूछ क्या रहा है, ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप एड्रेस करोगे, तब जाके आप सेटिस्फाई कर सकोगे रीडर को। क्योंकि आप जब आर्टिकल लिख रहे हो, आप 1000 लफ्ज़ों पे लिख रहे हो, 1500 का लिख रहे हो, 2000 का लिख रहे हो, तो उसमें 2000 वही लफ्ज़ नहीं होंगे जो कि आर्टिकल की टॉपिक लाइन में लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली उसका इंट्रोडक्शन होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, रेलिवेंट चीज़ें होंगी, लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली कॉल ऑफ द व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉल ऑफ द क्वेश्चन या कॉल ऑफ द टॉपिक, वो आपने समझनी है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको देखना है अपने रिसर्च मटेरियल को कलेक्ट करने से पहले। उस लिहाज से फिर आपने अगला स्टेप जो है वो फॉलो करना है, वो है रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल। अच्छा, रिसर्च और मटेरियल कलेक्शन के बारे में मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी कि जब भी मैं लिखती हूँ आर्टिकल, अभी रिसेंटली मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं पेज पर टॉपिक लिख लेती हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड उसका पर्पस समझने के बाद, अच्छा खासा उस पर गौर व फिक्र करने के बाद कि ये एक्चुअली ये मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे जहन में जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड आती हैं मैं उस पेज पे लिखती जाती हूँ उस टॉपिक के साथ लाइन में। वो चीज़ें जो मुझे पता हैं, वो चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं या इस टॉपिक से लिंक्ड हैं, मैं वो सारी चीज़ों की लिस्ट बना लेती हूँ। फिर मैं बारी बारी उन चीज़ों पे रिसर्च करना शुरू करती हूँ। और सबसे पहले आपने अपने आर्टिकल के टॉपिक के ऊपर भी रिसर्च कर लेनी है एक दफ़ा, गूगल पे जाकर, जहाँ पर भी आप रिसर्च करते हो, रिसर्च स्कॉलर्स पे, किसी एआई टूल पे। क्योंकि एआई टूल का ये मतलब प्रोहिबिटेड होता है आर्टिकल राइटिंग में, अक्सर अलाउ नहीं होता कि आप उसको यूज़ करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने हेल्प नहीं लेनी, या आप उसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आर्टिकल लिखने के दौरान आपने यूज़ नहीं करना होता, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस टॉपिक के ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन लो कि वो है क्या, और फिर उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें उनको लिस्ट बना लो, उनको अपने पास लिख के रख लो, और उसके बाद बारी बारी उन पर रिसर्च करो। रिसर्च के लिए आपके पास गूगल पे आप जाओ, वहाँ पर वेबसाइट्स या किताबें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन गूगल स्कॉलर पे जाओ, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं आपके टॉपिक पे। आप किसी चैट जीपीटी से या किसी एआई से पूछोगे मेरे इस टॉपिक के ऊपर मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो आपको बताएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उससे रिलेटेड होती हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं, आपको किताबों में मिल जाती हैं, और आपको वो 100 800 सफ़े पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपना पता होता है कि मेरा ये टॉपिक है और इससे रेलिवेंट ये चीज़ है, तो मुझे इसको ही पढ़ना है। जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हो ना, तो आप थक जाते हो, फेड अप हो जाते हो, आपको समझ भी नहीं आती कि इसमें से है क्या जो कि मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने पहले सबसे देखना होता है कि एक्चुअली आपको चीज़ क्या चाहिए, और उस एग्जैक्ट चीज़ के मुतालिक ही आप रिसर्च करो। ये नहीं है कि वो पता नहीं कहाँ मशरिक़ मगरिब की चीज़ें पढ़ते रहो और शुमाल जनूब आपका टॉपिक हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही चीज़ों पर रिसर्च करें। और अक्सर मुझे लोग पूछते रहते हैं वेबसाइट्स ये बता दें, मुझे इतना याद नहीं रहता, लेकिन गूगल स्कॉलर, गूगल पे ही आप अपना टॉपिक लिखो, आपको नीचे ढेर ढेर चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट किया करें, अपने दोस्तों से भी पूछ लिया करें, लेकिन ये एक साइड चीज़ है जो आपने खुद करनी है, वो ये सारी बातें थी, ठीक है। और रिसर्च करते हुए आपने फिर किस तरह से उस तरतीब से करना है कि सबसे पहले आप ये देखें कि वो चीज़ है क्या, वो टॉपिक क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्लासिफाइड कैसे हुआ है। अगर वो कुछ इशू, कुछ डिज़ास्टर, कोई बीमारी है, कोई लॉ है, तो आप उसमें देखो कि फिर उस चीज़ की वजूहात क्या हैं और उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और अल्टीमेटली उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इन 3 चीज़ों को बारी बारी रिसर्च करो। एक दिन आप इश्यूज़ पढ़ लो, एक दिन आप कॉजेज़ पढ़ लो, एक दिन आप उसके सॉल्यूशंस देख लो। तो रिसर्च करते हुए भी आपने चीज़ों को डिवाइड कर लेना होता है कि एक्चुअली मुझे किन किन बातों पे रिसर्च करनी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। अब मैंने पता नहीं 200 दफ़ा तो ठीक है बोल दिया बीच में, लेकिन प्लीज़ इग्नोर दीज थिंग्स। मैंने स्पेशल वक्त निकाल के आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ ये। ओहो यार, मैसेज तो बंद हो जाओ।
इसके अलावा आपने जो रिसर्च करते हुए उस चीज़ से रिलेटेड जो ग्लोबल फैक्ट्स हैं वो लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पॉवर्टी पे लिख रहे हो तो जिस एरिया में आप पॉवर्टी पे लिख रहे हो वहाँ पर आप पॉवर्टी लाइन लिखोगे कि क्या है, फिर आप बताओगे अबव पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के फैक्ट्स आप बताओगे, एग्जांपल्स जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो बताओगे, जिस एरिया के बारे में, जिस स्टेट के बारे में लिख रहे हो वो जिस कॉन्टिनेंट में है वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ा बहुत लिंक कर लोगे अगर इट इज़ रेलिवेंट टू द टॉपिक। अगर रेलिवेंट नहीं है तो प्लीज़ इस तरह मत जाइएगा। कुछ लोग वो अपने तरफ से बड़े एफिशिएंट बनते हैं कि हम इंटरनेशनल चीज़ का जिक्र कर दें, हालांकि वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होती उनके टॉपिक से और वो उनके मार्क्स की डिडक्शन में रिजल्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, और आर्टिकल के स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। बाकी सारी चीज़ें उस बॉडी पैराग्राफ के अंदर आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वन, यानी आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट या तो ऐसी लाइन से करो या उसका जो आखिरी जुमला होता है वो इस तरह का लिखो, एक पंच लाइन के उसी जुमले में आप एग्जैक्टली अपने आर्टिकल के टॉपिक की कॉल ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर दो। रीडर को ये लगना चाहिए कि आपसे जो बात पूछी जा रही है वो आपने इंट्रोडक्शन में लिख के ये बता दिया कि आपके आर्टिकल में यही बात आगे आप प्रूव भी कर दोगे और इसी बात वो उनको पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्योंकि हमारे कंपटीशन की थीम वेलफेयर और पॉवर्टी डिज़ास्टर ये सब कुछ है, तो उस लिहाज से मैंने लाइन लिखी थी, इन अ वर्ल्ड वेयर मिलियंस स्लीप हंग्री एवरी नाइट कैन वी रिमेन साइलेंट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो आपकी वो लाइन, पंच लाइन इतनी पावरफुल, इतनी उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो एक दफ़ा रीडर को उसकी अटेंशन को ग्रिप कर रहे कि भाई ये बंदा आगे जाकर इसको एड्रेस करेगा तो मुझे इस चीज़ को उस लिहाज से पढ़ना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में फिर आप जो कुछ भी आपने आर्टिकल में लिखा होगा उसके बारे में लिखोगे छोटा मुख्तसर सा करके कि मेरे आर्टिकल में ये बात है, ठीक है। ये नहीं आप लिखोगे कि मेरे आर्टिकल में ये बात है, एक सॉर्ट ऑफ समरी होगी आपके आर्टिकल की वो, ठीक है। और उससे पहले आप अपने आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट भी लिखते हो, ठीक है। हमारे जो कंपटीशन में भी आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, यूजुअली 150-200 अल्फाज का होता है और वो वर्ड लिमिट से बाहर होता है। उसमें आप जितने भी लफ्ज़ लिख लो, जो आपके आर्टिकल की वर्ड लिमिट होती है उसमें वो काउंट नहीं होता। कभी कभी हो भी जाता है लेकिन हमारे कंपटीशन में नहीं होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं आपके बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स आपके बिल्कुल जिस तरीके से आपने रिसर्च की हुई है ना, क्योंकि मैं करती ही रिसर्च उस तरीके से हूँ जिस तरह से मैंने अपने बॉडी पैराग्राफ्स को लिखना होता है, उसी तरीके से फिर आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स को तरतीब देना होता है। अगर आप किसी इशू पे लिख रहे हो, किसी डिज़ास्टर पे लिख रहे हो, किसी डिज़ीज़ पे लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि वो इशू है क्या, उसको डिफ़ाइन करोगे। अगर उसकी कोई क्लासिफिकेशन, आप उसकी क्लासिफिकेशन बताओगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिल्कुल बाद आपने एग्जैक्टली वो चीज़ बतानी है जो कि आपके आर्टिकल का एक्चुअल थीम है, ठीक है। तो वो फिर उसकी डेफिनेशन आपने ये नहीं लिखना दिस इज़ द डेफिनेशन, आप अपनी कोई अच्छी सी हेडिंग दो, उसका नाम ही लिख दो उस चीज़ का, फिर बताओ कि वो है क्या, वो क्लासिफाइड कैसे हुई है। फिर उसका नेक्स्ट जो आपका बॉडी पैराग्राफ होगा वो होगा कि उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी काजेज़ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखोगे, क्या ओवरऑल उसका इफ़ेक्ट हो रहा है दुनिया में या उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर आप उसके सॉल्यूशंस लिखोगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करते हुए आपने एक जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने रेफरेंसेस लाजमी देने हैं। अगर आपको रेफरेंसेस अलो किए हुए हैं कंपटीशन में या जनरली, तो आपके पास अपनी चॉइस होती है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं से नॉलेज ले रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल उस नॉलेज के साथ पैदा नहीं हुए थे कि आपको पता हो, या आपके दिमाग में कहीं से डाउनलोड खुद ब खुद नहीं हो गया, आपने ज़रूर कहीं से पढ़े हैं। और कहीं से आपने जो फैक्ट्स लिए होते हैं जब आप उनको रेफ़र कर देते हो तो वो आपके आर्टिकल को एक ग्रेस भी दे देती है और वो ज़्यादा इम्प्रेसिव भी लगता है। और उससे ये भी होता है कि पता चलता है कि आप किसी का क्रेडिट नहीं ले रहे, बेशक वो लिखा आपने है लेकिन आप उस नॉलेज का रेफरेंस दे दो कि ये हमने यहाँ से लिया, और अगर वो बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स होगा तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट भी जाता है, ठीक है। तो बॉडी पैराग्राफ्स में फिर आप हेडिंग्स दो, सब हेडिंग्स दो। जहाँ तक मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ ना, तो मुझे हेडिंग्स के साथ आर्टिकल ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप हेडिंग्स से बगैर भी लिख सकते हो लेकिन वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगते, ठीक है। तो और बॉडी पैराग्राफ्स में फिर आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी।
उसके बाद क्या करना है आपने कि अगर आपका अपना कोई व्यू है, आपका अपनी तरफ से कोई सोल्यूशन है, बल्कि आपने साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देनी है, ठीक है। जब आप इशू लिख रहे हो तो वो इशू की एग्जांपल भी आप लिखोगे कि जिस एरिया में आप वो लिख रहे हो कि इस तरह ये इशू है। आप कॉजेज़ लिख रहे हो तो आप कॉजेज़ के साथ इलस्ट्रेशंस भी लिख दोगे कि ये जो वजह है इसकी वजह से इस तरह से ये इशू यहाँ पर बना है। तो जब आप फैक्ट्स लिख देते हो ना, साथ रेफ़र कर देते हो, साथ में बता देते हो कि ये इस जगह पे इस तरह से बना है और इसका ये रेफरेंस है, तो वो आपकी चीज़ जो है वो ज़्यादा निखर के सामने आती है, ठीक है। और एंड पे ये चीज़ें आप बेशक लाइन में लिख लें, इशू, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स, सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका आप क्या कंसीडर करते हो कॉजेज़ को, और आप क्या कंसीडर करते हो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद आप जाओगे कंक्लूजन पे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सारी बातें लिखने के बाद कंक्लूजन में लिख देते हैं कि आई थिंक माई पॉइंट ऑफ व्यू। नो, कंक्लूजन इज़ नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू। कंक्लूजन इज़ द होल समरी ऑफ द आर्टिकल और द थिंग यू हैव रिटन। तो कंक्लूजन एक पंच लाइन होती है, पंच लाइन का कलेक्शन होता है जो कि आपने आर्टिकल लिखा हुआ होता है उसका, यानी अगर आप किसी बंदे को मुक्के मार रहे हो तो जो आपने आखिरी उसको पंच मारा है ना, वो आप ये नहीं कहते कि मेरा ख्याल है कि ये मुक्का ऐसा होना चाहिए, वो जैसा होता है आप वैसे ही मार देते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन इज़ समथिंग जो आपने लिखा हुआ है उसी को आप ज़रा थोड़े ब्लंट वे में, ब्लंट नहीं है मतलब एक लाउड सी वॉइस में आपने बता दिया कि ये मैंने सारी चीज़ें की है। कभी भी कंक्लूजन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखते, और कभी भी कंक्लूजन को इन कंक्लूजन आई मस्ट से और आई एम कंक्लूडिंग इट टू नहीं लिखते। जनरली उसको स्टार्ट करो एक अच्छी सी लाइन के साथ और ख़त्म कर दो। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना चाहते हो तो वो आप कंक्लूजन से पहले लिखोगे, ठीक है। तो ये सारा एक तरीका था, एक स्ट्रक्चर था आर्टिकल का। क्योंकि इन दिनों में एग्ज़ाम्स अपने प्रिपरेशन में मसरूफ़ हूँ, आई डोंट नो कि मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा पाई हूँ या सारे के सारे वो क्वेश्चन एड्रेस कर पाई हूँ जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, सेटिस्फाई किया है नहीं, स्टिल आई कोशिश मैंने की है कि मैं कर दूँ। बाकी कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं प्लेजरिज्म एआई से रिलेटेड, वो मैं अगले वॉइस में बताती हूँ, अपने कंपटीशन से भी रिलेटेड होगी वो चीज़। तो जो लोग इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं वो तो लाजमी वो सुन लें, और बाकी भी अगर कुछ लोग डू एंड डोंट समझना चाहते हो तो वो भी सुन लें। थैंक यू सो मच, आगे बताती हूँ वो सारी चीज़ें।